तो नाउ टॉपिक इज नॉर्मल शिफ्ट। ये फेनोमेनन तुम ऐसे भी देख सकते हो। सपोज एक वेसल में तुमने पानी ले लिया, इसमें तुम एक स्ट्रेट रॉड डाल दो। इंक्लाइन करके अगर तुम डाल देते हो स्ट्रेट रॉड, तुम देखोगे रॉड वाटर सरफेस से बैंड होगी, व्हेयरएज तुम्हारा रॉड स्ट्रेट रॉड ही था। लेकिन तुम जब देखोगे बाहर से तो तुमको लगेगा सरफेस से रॉड बैंड हो गया, एज इफ यही पोर्शन तो ऊपर उठ गया, शिफ्ट हो गया। फिर देखो, जैसे मान लो तुम इस स्पीकर में पानी लेके यहाँ पे 1 रुपी कॉइन रख दिया। इस कॉइन को जब ऊपर से देखोगे लगेगा बहुत सामने है, व्हेयरएज जब तुम साइड से देखोगे ये कितना डेप्थ में है, लेकिन यहां से देखो लगेगा बहुत सामने आ गया तुम्हारा आई से, मतलब नॉर्मली शिफ्ट हो गया। पानी का अंदर में जब कभी मछली दिखाई देता है तो लगता है कि वो बहुत सामने है, हाथ डाल के ही उसको पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मछली बहुत नीचे ही है। और तुम देखते हो ऊपर, मतलब मछली का इमेज देखते हो। यही टॉपिक ही है नॉर्मल शिफ्ट। ये टॉपिक जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, याद रखना, ये जो मैंने बात बोला तुम ऊपर देखते हो, ये तभी होगा जब लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल करके रेयरर में होगा। रेयरर में तुम देखोगे, दैट मींस लाइट बैंड होके डेंसर से रेयरर में जाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन होना पड़ेगा डेंसर टू रेयरर, तभी जो मैंने बोला वो तुम देख पाओगे। नाउ सी दिस, सपोज यहां पे मैंने लिक्विड लिया, तो दिस इज डेंसर मीडियम बी, दिस इज रेयरर मीडियम ए। सपोज यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है एस, एक सोर्स ऑफ लाइट मैंने यहां पे रख दिया। अभी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, ये तो तुम जानते हो। तो जो रे बाउंड्री का नॉर्मली गिरेगा दैट रिमेन्स अनडेविएटेड, वो सीधा ही चला जाएगा। तो और एक रे मैं दे रहा हूं जो ऑब्लिकली गिर रहा है। अब जब ये ऐसे जगह, तो मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेंसर से रेयरर जा रहा है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये दोनों रे जब ऐसे जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तुम जब तुम्हारा आई रखोगे तो आई में दोनों रे तो घुसना पड़ेगा, तब ना तुम देखोगे, और तुम तो देखोगे हमेशा सीधा देखोगे। तो तुम जब इसको देखोगे ऐसा लगेगा ये दोनों रे, इसको अगर पीछे प्रोड्यूस कर देते हो तो तुमको लगेगा ये दोनों रे इस पॉइंट से आ रहा है, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया, मतलब ये दोनों रे अगर यहां से दिखाई दे रहा आ रहा है, तो ये सोर्स, ये जो अगर 1 रुपया का कॉइन भी है तो तुमको यहां दिखाई देगा उसका इमेज। तो टी अगर रियल डेप्थ है, यहां से यहां तक रियल डेप्थ, इस रियल डेप्थ, इसको अगर मैं टी नाम देता हूं, तो डेप्थ हमेशा मेजर होता है सरफेस से, तो पीएस हो रहा है रियल डेप्थ। नाउ तुम जब ऊपर से देख रहे हो तुमको कॉइन यहां दिखाई दे रहा है, दैट मींस पीआई विल बी अपरेंट डेप्थ। So pi is apparent depth. Now this angle is I, so this angle is also I, alternate angle. This angle R, so this angle is also R, corresponding angle.
इस पॉइंट को मैंने एक नाम दिया सपोज एम पॉइंट। अब मैं यहां पे स्नेल्स लॉ यूज करूंगा। यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, लाइट डेंसर से रेयर गया, रिफ्रैक्शन ए मीडियम में हुआ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए में रिफ्रैक्शन हुआ, इसका नाम आगे आना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज साइन आई, तुम ये राइट एंगल ट्रायंगल तो देखो पी एम एस, ए राइट एंगल ट्रायंगल में साइन आई opposite pm by hypotenuse ms, that means pm by ms sin r। a right angle triangle तो देखो sin r will be opposite pm by hypotenuse mi, so pm by mi, this is b mu a। pm pm cancel, mi ऊपर उठ गया, ms नीचे, b mu a। Now you know, अगर मैं b mu को a mu भी लिखना चाहता हूँ, उल्टाना चाहता हूँ, तो इधर में 1 by करना पड़ेगा। तो therefore ms by mi I can write, रिवर्स कर दिया तो ये भी 1 by this होगा, तो it will be a mu b। अब प्रैक्टिकली तुम्हारा i तो इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा i, उसमें 2 रे घुसना पड़ेगा। तो ये दोनों रे अगर घुसना है i में, M पॉइंट और P पॉइंट मतलब यही रेटो इतना दूर में नहीं होना चाहिए। P और M लाइज क्लोज, तभी जाके ये बैंड होकर तुम्हारा I में घुस सकता है। सो प्रैक्टिकली P and M लाइज वेरी क्लोज। अगर ये 2 पॉइंट बहुत क्लोज हो जाए तो अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूं MS और PS, MS just equal to PS and MI just equal to PI, so MI just PI का बराबर। इसमें उतना भी एरर नहीं हुआ। देखो मानता हूं MS अगर यहां भी आता है, MS थोड़ा सा लंबा होगा PS का कंपैरिजन में, तो MI भी थोड़ा लंबा ही होगा, लेकिन ऊपर में भी थोड़ा कम, नीचे में भी थोड़ा कम लिखने से दोनों में जब सेम टाइप ऑफ एरर करता है तो वो एरर नहीं रहता है। इसीलिए तुम मान लो अभी MS का जगह में PS, MI का जगह में PI, which is a mu b। Now tell me who is PS, real depth, who is PI, apparent depth। इसका मतलब real depth by apparent depth is equal to relative refractive index of denser medium with respect to rarer। हमेशा एक बात याद रखना, लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रेवल किया तभी ये देखा तुमने, किंतु फॉर्मूला बनाने का टाइम में हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर, ये ट्रेडिशन है, हम लोग फॉलो करता है। फॉर्मूला हमेशा हम लोग ऐसे बनाएगा। अभी ये हो गया डेप्थ का बीच में रिलेशन। अभी शिफ्ट कितना हुआ, सो नॉर्मल शिफ्ट जिसको D नाम दिया मैंने। देखो 1 रुपया का कॉइन यहां था लेकिन यहां चला गया, तब मैंने शिफ्ट यहां से यहां तक हो गया, यही है D। नाउ D कैन बी रिटन एज PS माइनस PI, PS माइनस PI, PS कॉमन 1 माइनस PI बाई PS। PS का जगह मैं लिख सकता हूं रियल डेप्थ, जिसको मैंने T लिखा 1 माइनस PI बाई PS 1 बाई MUB। ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको फिर तुम चेंज मत करना, जैसा 1 बाई MUB आई कैन राइट BMUA मत करो, क्योंकि मैंने बोला फॉर्मूला ऑलवेज वी मेक इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर with respect to rarer। So the very important formula, T is what? T is real depth, ये हुआ रियल डेप्थ, और D है नॉर्मल शिफ्ट।
नॉर्मल शिफ्ट। अब सुनो, तो इसमें तुमने देखा लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गया। अभी मान लो बहुत मीडियम है, सपोज आई हैव गिवन यू 2-3 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब जो मिक्स अप नहीं होता है, आइसोलेट रह सकता है। तो ऐसा केस में फॉर्मूला क्या शेप लेगा? देखो, सपोज एक कंटेनर में मैंने 3 टाइप का लिक्विड ले लिया। लिक्विड लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। 3 मीडियम, इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, इसका एब्सोल्यूट बोल रहा हूं μ2, इसका μ3, इसका थिकनेस T1, इसका T2, इसका T3, सब अलग अलग थिकनेस वाला लिक्विड लिया, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मान लो तुम यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा, सोर्स। अब तुम इसको देखोगे, रेयर मीडियम्स, इट इज रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। तो अभी तीनों मीडियम में रिफ्रैक्शन होकर अल्टीमेट लाइट तुम्हारा आंखों में पहुंचेगा। तो तुम जब इसको देख पाओगे, मान लो तुम यहाँ पे देखा, तो उस समय ये जो शिफ्टिंग होगा, नॉर्मल शिफ्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक मीडियम में तो दिखा दिया, वो फॉर्मूला भी सेम शेप में आता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल मीडियम कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे? इसके लिए T1 into 1 minus 1 by μ1 प्लस उसका होगा T2 1 minus 1 by μ2 प्लस T3 1 minus 1 by μ3। इस केस में तुम्हारा यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके तीनों मीडियम में जब ऐड करोगे तो टोटल शिफ्ट कितना होगा वो तुमको मिल जाएगा। सो दिस यू नीड फॉर डूइंग न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूला ये है टोटल शिफ्ट व्हेन देयर आर मल्टीपल मीडियम। এবার नेक्स्ट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल internal reflection of light, शॉर्ट फॉर्म में TIR। ये फेनोमेनन भी हम लोग कब देखा? लाइट जब डेंसर से रेयर में ट्रेवल करता है तब ये फेनोमेनन देखा गया। सो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। सपोज इट इज वन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तुम जानते हो एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट चारों तरफ ही स्प्रेड होता है। तो जो लाइट रे नॉर्मली गिरेगा वो तो सीधा ही चला जाएगा। एवं जो रे ऑब्लिकली गिरा तो डेंसर से रेयर जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होना पड़ेगा, मींस बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तुम जानते हो मीडियम कांस्टेंट है, मैंने चेंज नहीं किया। कलर ऑफ लाइट भी सेम है। तो तुम स्नेल्स लॉ सीखा, sin i by sin r कांस्टेंट। तो sin i प्रोपोर्शन टू sin r, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ना पड़ेगा। तो एक बार जो रे, इसका देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया कंपेयर टू दिस एंगल इज मोर, ज्यादा बैंड हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होना पड़ेगा। तार माने ये रे को और ज्यादा बैंड होना पड़ेगा, तभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। तो ऐसा करके जब
और एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ा। एक बार ऐसा हुआ कि ये रिफ्रैक्टेड रे बैंड होते होते लास्ट ये सरफेस को ग्रेजिंग करके चला गया। ग्रेजिंग का मतलब सरफेस को टच करके चला गया। उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है एंड ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में, इसका नाम है क्रिटिकल एंगल, आईसी। कोई बुक में सी भी लिखता है। तो व्हाट इज आईसी? आईसी इज critical angle. So what is critical angle? It is the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. इसके बाद एक फेनोमेनन देखा गया। एक बार अगर लाइट एंगल ऑफ ये जो लाइट रे आया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू से ज्यादा हो जाए, मतलब इस बार जो एंगल में तुमने लाइट गिराया, ए एंगल से अगर ये एंगल ज्यादा हो जाए तो हम लोग देखा इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब लाइट सेम मीडियम में बाउंस करके ए एंगल इक्वल टू ए एंगल फॉलो करके लाइट रिफ्लेक्ट होके आ जाता है, एज इफ ये बाउंड्री इज बिहेविंग लाइक जस्ट ए प्लेन मिरर। मैंने कभी नहीं बोला ये मिरर है, मैंने बोला मिरर का माफिक बिहेव कर रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होके आ गया। यही जो फेनोमेनन, इसको नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला बात है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये तो होना ही पड़ेगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, क्योंकि क्रिटिकल एंगल मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसका रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल माने आईसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो साइन ऑफ आईसी बाय साइन ऑफ 90 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है। नाउ साइन 91 साइन आईसी, मैंने तुमको बोला था जब फॉर्मूला बनाता है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयर बनाता है, इट विल बी 1 बाय a mu b। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल क्या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? खुद ही देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ऊपर, माने तुम जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर, कलर ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल भी दो फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। मीडियम चेंज हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल चेंज होगा, कलर ऑफ लाइट चेंज होगा, क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा। सो क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। सो अभी हम लोग देखेगा क्रिटिकल एंगल पेयर ऑफ मीडियम के लिए, जैसे एक पेयर ऑफ मीडियम तुमको लर्न करना पड़ेगा, वो है एयर ग्लास। एयर ग्लास बाउंड्री में क्रिटिकल एंगल का क्या वैल्यू होता है वो हम अभी दिखाने जा रहा है। देखो अभी अभी फॉर्मूला दिया, क्रिटिकल एंगल पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर सामने होना चाहिए, रेयर पीछे होना चाहिए। ये मैंने बोला ये फॉर्मूला लर्न करो। अभी मान लो तुमने बोला कि मुझे एयर ग्लास इंटरफेस में क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को देखो, साइन ऑफ आईसी 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर
तो डेंसर एयर और ग्लास में से ग्लास डेंसर सामने आएगा, एयर पीछे जाएगा। दिस आई कैन राइट म्यू जी बाय म्यू ए ऊपर उठ गया, म्यू जी नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 माने 3/2, तो अल्टीमेटली 2/3। IC इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, 41.8 डिग्री अप्रॉक्स 42 डिग्री। इसको याद रखना, ये जरूरी है। क्रिटिकल एंगल फॉर एयर ग्लास इंटरफेस 41.8 अप्रॉक्स 42 डिग्री। बाकी अगर मान लो कोई और मीडियम चाहिए तो वो वैल्यू लर्न ना करने से भी होगा। जैसे मान लो तुमने एयर वाटर बोला, उस केस में क्या होगा, साइन IC 1 बाय वाटर डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का होता है 4/3, सो म्यू W बाय म्यू ए ऊपर उठ गया 1/4/3, 3/4। सो IC इसको इनवर्स फंक्शन में ही रख दो, साइन इनवर्स 3/4। अगर देखना चाहते हो तो फिर कैलकुलेटर में दबा के देख लो साइन इनवर्स 3/4 कितना होता है, लेकिन लर्न करने का जरूरत नहीं है, लर्न इसको करो। अभी मान लो और एक मीडियम वाटर ग्लास, वो अगर कॉम्बिनेशन होगा तो क्या आंसर आएगा, साइन IC 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। Sin IC 1 by mu G by mu W, so mu W ऊपर उठ गया, mu G 4/3, glass है 3/2, that means IC will be sin inverse 8/9। तो ऐसा करके कोई भी दो मीडियम देगा, तुम उसका क्रिटिकल एंगल इनवर्स फंक्शन में रख देना, मार्क्स तो मिल जाएगा। देख लिया होगा। अब इस क्रिटिकल एंगल का ऊपर बेस करके जो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन को बोला, इसका एक एप्लीकेशन देखो जिसमें हम लोग प्रिज्म यूज कर रहा है, कैसे वहां पे TIR हो रहा है वो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटली बोल सकते हो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। जनरली तुम जो प्रिज्म लेबोरेटरी में देखते हो इक्विलैटरल शेप, एक्चुअली इक्विलैटरल शेप तो होता नहीं है, वो तो पिरामिडियल शेप, बट व्हेन यू ड्रॉ इट, तुम्हारा तीन सरफेस को तुम तीन साइड देखते हो, इसीलिए तुम इक्विलैटरल बोलते हो, है तो पिरामिडियल शेप। तो वो है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। लेकिन मैं जो अभी प्रिज्म का बात कर रहा हूं उसका कॉन्फ़िगरेशन है 45 90 45। इस एंगल में जो प्रिज्म 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री, वो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म, जैसे ये आइसोसेलेस, ये दोनों सरफेस इक्वल लेंथ, ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45, टोटल 180 डिग्री। इस प्रिज्म में भी देखो, एक रे को हम लोग कैसे 90 डिग्री में मोड़ देता है, मोड़ मतलब डेविएट कर देता है। सो टॉपिक नंबर 1, टू डेविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री। सपोज रेयर मीडियम से देखो, प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास, ओके, तो ये ग्लास है। एक रे नॉर्मली एयर मीडियम से प्रिज्म सरफेस पे गिरा, तुम जानते हो नॉर्मली गिरने से कुछ नहीं होगा, वो सीधा ही चला जाएगा। लेकिन जब वो ग्लास में आ गया, दिस इज द बाउंड्री, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। अभी मुझे देखना पड़ेगा
यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा या TIR होगा, उसके लिए मुझे एंगल देखना पड़ेगा। ये 45, ये 90, तो ये 45 होना ही है, और ये अगर नॉर्मल है तो ये एंगल भी 45। तो मैं देख रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में 45 डिग्री हो गया। ग्लास में तुमको अभी अभी पढ़ाया एयर ग्लास इंटरफेस में क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है अप्रॉक्स। क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाए तो TIR होता है। तुम देखो 45 हो गया, 42 से ज्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तब मन ये रे बाहर नहीं जाएगा, ये रिफ्लेक्शन ओबे करके, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करके वो सीधा चला आएगा। तो देखो इसको जाना था इधर, लेकिन चला गया इधर। 45 प्लस 45 90 डिग्री टर्न ले लिया। जब एग्जाम में आता है तो क्या करता है, वहां पे ऑब्जेक्ट बना के देता है एंड कंप्लीट द रेस, ऐसा करके 2 रे बना देता है, तुमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, पहले एक रे को ठीक से दिखाओ, दिखा के दूसरा रे को उसी ढंग से फॉलो करो, करके लेके आओ। ये अगर P से आया है तो ये P होगा, ये Q होगा, इमेज बना दो। अब खुद ही देखो ये ऐसा था, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री घूम गया, तार माने इमेज 90 डिग्री टर्न हो गया। एक बार मान लो तुम 180 डिग्री में टर्न करना चाहते हो, टू डेविएट ए रे थ्रू 180 डिग्री। इस बार प्रिज्म को उल्टा ले लो, मतलब ऐसे लो, हाइपोटेन्यूज साइड तो तुम्हारा तरफ रखो, ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45। एक बार मैं यहां से रे एंट्री कराया, नॉर्मली बाउंड्री में नॉर्मली गया तो डायरेक्ट चला जाएगा ग्लास में। एक बार मैं देखूंगा रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने नॉर्मल बना दिया, बोलो इंसिडेंट रे आ गया डेंसर मीडियम में, यू नो इट इज 45, ये नॉर्मली गिरा ये 90, तो ए एंगल तो 45 होना ही पड़ेगा। और ये अगर नॉर्मल है, ये अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, 42 डिग्री से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये रे बाहर नहीं जाएगा, ये TIR फॉलो करेगा, मतलब 45 डिग्री करके वो बैंड होके रिफ्लेक्शन होके वो इधर आ रहा है। अभी भी देखो वो ग्लास में घूम रहा है, अब फिर बाउंड्री दूसरा बाउंड्री में आके यहाँ पे गिरा। अब मैं फिर देखूंगा, नॉर्मल ड्रॉ किया, यू नो इट इज 45, इट इज 90, इट इज 45, तो ए एंगल अनदर 45 हो गया। अब फिर देखो इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया डेंसर मीडियम में, तब ये रे भी बाहर नहीं जाएगा, फिर TIR होगा। TIR मतलब सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके 45 करके वो बाहर चला है। तब मैंने गया था ऐसे, वापस इधर आ गया, 90 प्लस 90 180 डिग्री टर्न हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो ऑब्जेक्ट बना के देख लो, ये अगर PQ है, यहां से ले गया तो ये PE मिला। अब और एक रे यहां से ले लो, जस्ट फॉलो करो, वो बना के बार बार दिखाने का जरूरत नहीं है। ये इधर जाएगा, इधर आएगा, फिर बैंड होके इधर आएगा, ये Q होगा। तार मैंने देखो तुम्हारा इमेज ये जो PQ था, PQ ये था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, 180 डिग्री डेविएट हो गया। So these two figures very important. अभी एक पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट यूनिट। अब हम लोग सेकेंड यूनिट में एंट्री करेगा।
that will be refraction through prism.